हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ योयो की जान लेने वाला होता है, मगर तभी ब्लैक वाटर प्रिज्म लॉर्ड ने सीधा ही शी हाउ को सील करके कैप्चर कर लिया था। और वो डिसाइड करता है कि अब यहाँ पे शी हाउ को वो सीधा ही वॉर गॉड एकेडमी के अंदर भेज देगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप लोगों की डिस्प्ले पे जो एड शो कर रहा है, अगर आप लोग खुद के लिए जींस और टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो उन एड्स पे क्लिक करके एक अच्छी चेक में शर्ट और साथ में जींस खरीद सकते हैं, वो भी 1000 के अंदर। ये दोनों आपको मिल जाएगी, वो भी ब्रांडेड। और मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, मगर प्लीज़ इस वीडियो पे 2K लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वॉर गॉड एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हमें नैरुतो वाइज से बताया जाता है कि ब्लैक वाटर से लाखों मील पूरब, उस जगह जहां से सूरज की पहली किरण जन्म लेती है, एक महान रैलम उभर कर सामने आया। और उस रैलम की लाल आग आसमान तक धधकती थी, जैसे पूरी दुनिया को अपनी रोशनी में समा लेना चाहती हो। उस महान वंश के डिसेंडेंट ने अपने एंसेस्ट्रल लैंड पर एक स्कूल की स्थापना की, और इसका नाम था वॉर गॉड एकेडमी। ये सिर्फ एक एकेडमी नहीं थी, बल्कि वॉरियर्स की जन्मभूमि थी। यहाँ हर साल हजारों प्रतिभाशाली जीनियस आते थे, लेकिन आखिर तक सिर्फ वही टिक पाता था जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता था। वॉर गॉड एकेडमी का सिर्फ एक ही नियम था, या तो मजबूत बनो या फिर मिटा दिए जाओ। यहाँ 1000 स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं। हर दिन उनकी ताकत, इरादे और हिम्मत की परीक्षा होती है। कमज़ोर लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होती है। अकेडमी का मकसद सिर्फ वॉरियर्स को ट्रेन करना नहीं था, बल्कि इस युग का असली वॉर गॉड तैयार करना था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इन 1000 स्टूडेंट के अलावा भी एकेडमी में कुछ और लोग रहते हैं। उन्हें फाइटर्स कहा जाता है। नाम सुनने में शानदार लगता है, लेकिन उनकी जिंदगी किसी सजा से कम नहीं थी। वॉर गॉड एकेडमी के फाइटर कभी अपनी मर्जी से जी नहीं सकते। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक काम के लिए समर्पित होती है कि वो फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को और ज्यादा ताकतवर बना सकें। और ये सारे ही फाइटर और वॉरियर्स होते कौन है? 9 हेवन के वो मासूम लोग जो कि जंग में पकड़े गए थे। उनकी पूरे वंश के साथ ऐसा ही बिहेव किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि इस हैकर लॉबी के अंदर, यानी कि वॉर गॉड एकेडमी के अंदर एंटर कर चुका था हमारा शियाओ, जो कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर के बहुत ही तेजी से वॉर गॉड एकेडमी के अंदर जा रहा था। वॉर गॉड एकेडमी असल में जमीन के अंदर स्थित थी। और तभी शीहाओ की आंखों के सामने वॉर गॉड एकेडमी का पहला फ्लोर उसे नजर आता है, जो कि असल में लॉ पूल था। ये वो जगह थी जहां फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स लॉ और रूइंस की बुनियादी समझ हासिल करते थे। फाइटर्स यहां अपनी कल्टीवेशन और समझ का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को लॉ महसूस करने में मदद करते थे। और फिर से आप जान लें ये फाइटर थे कौन? 9 हेवन के बेचारे मासूम कल्टीवेटर, जिनको उठा करके लॉ पूल के अंदर ढकेल के उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, उन्हें तड़पाया जा रहा था, और उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर लॉ पावर काम कैसे करती है। यहाँ पे ह्यूमंस को ही तड़पा करके फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स अपनी ज्ञान को बढ़ा रहे थे। ये सब कुछ शियाओ उस प्लेटफॉर्म से नीचे जाते हुए देख रहा था। अपने लोगों को तड़पता हुआ देख के शियाओ की रूह तक कांप जाती है, मगर वो फिलहाल शांत रहता है। वो आसपास की चीज़ों को देखते हुए इस वॉर गॉड एकेडमी के और डीप में जाने लगता है। और तभी शियाओ का ये लेफ्ट सीधा ही सेकेंड लेयर के अंदर एंटर करता है वॉर गॉड एकेडमी के, जो कि असल में था वेपन हॉल। यहाँ सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं सिखाया जाता था, यहाँ लिविंग ब्लड वॉर सोल्जर्स जैसे रहस्यमयी पावर को समझाना और कंट्रोल करना भी सिखाया जाता था फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को। और मोहरे कौन बनते थे? वो बेचारे फाइटर 9 हेवन के कल्टीवेटर्स, जहाँ पे वो अपनी जान की परवाह किए बिना स्टूडेंट्स के साथ
फाइट करते थे ताकि हर वॉरियर असल में जंग का एहसास कर सके। और वहीं पे उन नाइन हेवन के कल्टीवेटर्स के ब्लड एसेंस को इस वॉर हॉल वाले निकाल करके अपने अपने वेपन को फॉर्ज भी करते हैं। यानी कि ये जगह सच में नाइन हेवन के कल्टीवेटर्स के लिए नर्क से कम नहीं थी। और तभी हम उस दूसरे नर्क को देखते हैं जो कि असल में वेपन हॉल था, जहाँ पे चारों ही तरफ तलवारें, स्पीयर और अलग अलग तरीके के वेपन्स लटके थे। और वो सारे ही वेपन नाइन हेवन के उन फाइटर्स के ब्लड एसेंस को अपने अंदर डिवोर करके अपने आप को पावरफुल बना रहे थे। और अब आता है थर्ड लेयर, जो कि था ग्रेट दाओ पैलेस। ये वॉर गॉड एकेडमी की सबसे पवित्र जगह में से एक थी। यहाँ स्टूडेंट एनलाइटमेंट ऑफ द दाओ की तलाश करते थे। कई लोग सालों तक ध्यान लगाते रहते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन फिर भी दाओ की असली समझ तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे वक्त में फाइटर उनके लिए एक जिंदा मीडियम बन जाते हैं। अपनी कल्टीवेशन और अपनी समझ को दांव पर लगाकर वो दूसरों को इनलाइटमेंट तक पहुंचाने का मौका देते हैं, लेकिन हर बार किसी और की मदद करने की कीमत उन्हें खुद चुकानी पड़ती है। उनकी अपनी कल्टीवेशन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है, जहाँ पे उन बेचारे फाइटर का खुद का भविष्य धीरे धीरे अंधेरे में डूबता चला जाता है। शियाओ अपनी आंखों से देख रहा होता है कि किस बेरहमी से इस वॉर गॉड एकेडमी के डिसाइबल्स नाइन हेवन के कल्टीवेटर्स को मार रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं और उनके दाव की पावर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शियाओ इन सारे ही दर्दनाक नज़ारे को देखते हुए शांति से दिले दिल में रोते हुए उस प्लेटफॉर्म के एकदम डीप में आके धमाक से करता है। चारों ही तरफ एकदम धुआं उड़ जाता है और शियाओ आ चुका था इस एकेडमी की सबसे खौफनाक हिस्से में, जो कि असल में एथ लेयर था और नाइन हेवन वॉरियर्स डिटेंशन ग्राउंड भी था। ये कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं था, ये वो जगह थी जहां सिर्फ सबसे खतरनाक वॉरियर्स को बंद करके रखा जाता था। हर कैदी के पास ऐसी ताकत थी जो एक शहर को पल भर में बर्बाद कर सकती थी। यहाँ की हवा तक खून और मौत की बू से भरी रहती थी और कभी कभी इन कैदियों को वॉर गॉड एकेडमी के कल्टीवेटर से लड़ना पड़ता था। ना इन कैदियों के पास मना करने का हक था, ना भागने का। शियाओ अपनी आंखों के सामने उन सारे कैदियों को लाइन बना करके सीधा ऊपर की तरफ जाता हुआ देख रहा था। और तो और इन कैदियों की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी। वॉर गॉड एकेडमी में फाइटर बनना किसी सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जिंदगी थी जहां इंसान अपने सपने, अपनी आज़ादी और अपना भविष्य सब कुछ कुर्बान कर देता था। उनका एक ही मकसद होता था कि वो वॉर गॉड एकेडमी के कल्टीवेटर को इतना मजबूत बना दे कि उनमें से एक एक दिन इस युग का असली वॉर गॉड बन सके। और ये वॉर गॉड उन फाइटर के ही घर को, यानी कि नाइन हेवन को वॉर गॉड बन के तबाह कर सकें। बेचारे ये सारे ही फाइटर्स, ये वॉरियर्स अपने ही दुश्मन को मजबूरी में ट्रेन कर रहे थे। और वहीं पे शियाओ जमीन पे पड़े हुए खून को और आसपास जंजीरों में कैद नाइन हेवन के कल्टीवेटर्स को देख करके अपने कदम धीरे धीरे उन सोल्जर्स के साथ अपने कैद खाने की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहा था। शियाओ के चेहरे पे एकदम शांति थी। वो सिर्फ अभी फिलहाल आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और इतने लेयर में वॉर गॉड एकेडमी को बांटा क्यों गया है। तभी हम देखते हैं कि शियाओ अपने जेल के जस्ट बाहर आके खड़ा हो जाता है। वो सोल्जर्स वहां पे अपनी पावर से एक गेट को ओपन करते हैं और शियाओ को धक्का दे करके बड़ी बेरहमी से उसको उसके शेल के अंदर ढकेल देते हैं, उस पिंजड़े के अंदर ढकेल देते हैं। शियाओ अंदर आता है और अपने सामने कई सारे कल्टीवेटर्स को देखता है, जो कि वो सब के सब नाइन हेवन के ही डिसेंडेंट थे। तभी शिहाओ की नज़र एक ओल्ड कल्टीवेटर पे जाके टिक जाती है, जो कि इस जगह में सबसे पुराना कैदी लग रहा था। और इस शख्स का नाम था लाओ, जो कि नाइन हेवन का ही डिसेंडेंट था। और अफसोस की बात यह थी कि इसने जवानी से लेकर के अपने इस बुढ़ापे को इसने सिर्फ इस कैद खाने के अंदर ही, इन चार दीवारियों के अंदर ही उसने गुजारा था। तभी वो सोल्जर्स एक छोटे से बच्चे को उठा करके शिहाओ के सामने फेंकते हैं
इस चीज को देख के शियाओ भागते हुए उसकी मदद करने के लिए जाता है। वो बच्चा जमीन पे पड़े एकदम तड़प रहा होता है, मगर तभी वो ओल्ड मैन लाओ कहता है कि इसे हाथ मत लगाना, इसके घाव अभी भर रहे हैं। अगर तुमने इसे छुआ तो इसको इतना दर्द होगा जैसे इसे लगेगा कि इसकी हड्डियां टूट रही हैं। बस पीछे खड़े रहो, ये ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन लाओ अपनी पावर से उस छोटे से बच्चे को अब हील करने के लिए उठ जाते हैं। वहीं पे शियाओ के पीछे खड़े सोल्जर्स कहते हैं कि नाइन हेवन के इन घटिया लोगों की हड्डियां वाकई काफी मजबूत होती हैं। अच्छा है हमें स्प्रिट मेडिसिन बर्बाद नहीं करनी पड़ती है इनके ऊपर। तभी हमें पता चलता है इस छोटे से बच्चे का नाम जियाओ बिंग है और ये नाइन हेवन के न्यूमियस 10 बीस्ट क्लैन का डिसेंडेंट है। तभी वहां पे शियाओ कहता है कि इतना छोटा बच्चा और इसे भी फाइटर बना दिया गया है। तभी वहां पे जियाओबिंग कहता है कि ग्रैंडपा लाओ मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। तभी वहां पे ग्रैंडपा लाओ कहते हैं शियाओ से इतने सालों बाद भी तुम नाइन हेवन की जुबान इतनी अच्छी तरह बोल लेते हो। ह्यूमन बताओ तुमने किस बड़े लॉर्ड को नाराज किया है इस फॉरेन realm के अंदर, जो तुम्हें यहाँ मरने का इंतजार करने के लिए भेज दिया गया है। तभी शियाओ कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं अभी अभी नाइन हेवन के इम्पीरियल पास से आया हूँ। मेरा सौदा हुआ है जिसके बदले नाइन हेवन को 500 सालों के लिए जंग से आज़ादी मिल चुकी है, मगर उस सौदे में मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। खुद को इन फॉरेन realm के हवाले मुझे करना पड़ा। इस बात को सुन करके सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि ग्रैंडपा लाओ जो कि उस जियाओबिंग को हील कर रहे थे वो तक यहाँ पे चौंक जाते हैं, क्योंकि लिए इतने सालों के बाद कोई अपना उन्हें दिखा था, कोई ऐसा जो कि अभी अभी इम्पीरियल पास से आया था एक कैदी बन के, जो यहाँ पे उन लोगों को उनके रैलम के बारे में बता सकता था, उनके अपने लोगों के बारे में बता सकता था कि आखिर वो सब कैसे हैं, वो ठीक है, मर गए या जिंदा हैं या अभी भी वो लोग तकलीफ में हैं। उन सभी लोगों के दिल में सिर्फ यही घबराहट थी। उनके दिमाग बहुत ही तेजी से घोड़ों की तरह दौड़ रहे थे। मगर तभी वहां पे ग्रैंडपा लाओ जियाओबिंग को सही से जमीन पे लिटाते हुए शीहाओ के हाथ को कस के पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि बच्चे एक बात सच सच बताओ, इम्पीरियल पास कहीं ऐसा तो नहीं कि वाइल्ड लैंड हमारा टूट चुका है? क्या यहाँ पे नाइन हेवन और 10 अर्थ एक बार फिर हार गया है? प्लीज सच बताओ, क्या ये सच है कि हमारा रैलम तबाह हो गया और एक बार फिर वो हार गया है? ये कहने के साथ ग्रैंडपा लाओ की आंखों में आंसू आ जाता है। उन्हें तो यही लग रहा था कि शियाओ अगर यहाँ पे है तो जरूर यहाँ पे इम्पीरियल पास तबाह हो चुका होगा, बर्बाद हो चुका होगा। सबकी नजरें अब जा करके सीधा शीहाओ के ओठों पे जाके टिक जाती हैं कि ये कुछ तो बोले। तभी शियाओ कहता है कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि मेरा सौदा हुआ है और साथ में हम हारे नहीं हैं। इम्पीरियल पास अभी भी मजबूती से खड़ा है और वहां आज भी लोग फॉरेन realm के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सुनते ही ग्रैंडपा लाओ एक गहरी सांस लेते हैं, उनकी जान में जान आती है और वो पीछे हटते हुए कहते हैं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, जब तक इम्पीरियल पास खड़ा है तब तक उम्मीद भी जिंदा है कि हम यहाँ से जिंदा बच के वापस जा सकते हैं अपने रालम के अंदर, अपने लोगों के पास। ये कहने के साथ वो जाके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और वहीं पे जियाओबिंग बिग ब्रदर शिहाओ को कहते हुए आकर के उससे खेलने लगता है। शिहाओ अपने छोटे भाई की तरह उसे ट्रीट कर रहा था। तभी वहां पे शिहाओ ग्रैंडपा लाओ से कहता है कि लेकिन एक बात बताएं, आखिर ये फाइटर होते कौन है और आप सबको यहाँ कैद करके क्यों रखा गया है? शियाओ की बात को सुनकर के ग्रैंडपा लाओ कुछ देर तक खामोश रहना सही समझते हैं। उसके बाद चेहरे पर दर्द साफ उनके हमें नजर आ रहा था। फिर वो बताते हैं शियाओ को कि हम सभी लोग नाइन हेवन के डिसेंडेंट हैं और वॉर के कैदी भी हैं। हमारे जो एंसेस्टर थे जंग में पकड़े गए थे फॉरेन realm के द्वारा, और उनके बाद उनकी आने वाली हर पीढ़ी को भी इसी कैद में जीना पड़ा। यहाँ जिस किसी में भी थोड़ी सी कल्टीवेशन या टैलेंट दिखता है उन्हें, उसे दो ही काम के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। पहला, फॉरेन realm के वॉर गॉड कैंडिडेट को ट्रेनिंग देने के लिए, और दूसरा नाइन हेवन की कल्टीवेशन टेक्निक और सीक्रेट आर्ट को समझने के लिए।
हमारी पूरी जिंदगी उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुकी है। तभी शियाओ कहता है कि अब समझ में आया, इसीलिए फॉरेन रैलम को नाइन हेवेंस की टेक्निक्स इतनी अच्छी तरह पता है। उन्होंने ये सब हमसे ही सीखा है। ये सुन के ग्रैंडपा लाओ कहते हैं कि हमें इस अंधेरे कैद में बंद कर दिया गया, जहां सूरज की एक किरण तक कभी नहीं पहुंचती। सालों तक अंधेरे में जीते जीते इंसान की यादें भी धीरे धीरे मिटने लगती हैं। और अगर मैं इस छोटे बच्चे को नाइन हेवन की जुबान ना सिखाता, तो शायद मैं अपनी मातृभूमि की बोली कब का भूल चुका होता। तभी वहां पे शी हाउ कहता है कि जिन क्लैंस ने नाइन हेवंस एंड टेन अर्थ से गद्दारी की, आज वही लोग फॉरेन डाला में इज्जत और आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और जो लोग आखिरी सांस तक लड़े, जिन्होंने कभी घुटने नहीं टेके, उनके डिसेंडेंट को हर पीढ़ी में ये नरक झेलना पड़ रहा है। ये कितना बड़ा अन्याय है इनके साथ। तभी वहां पे एक सोल्जर नाइन हेवन का वॉरियर बेल को बजाता है, यानी कि सब तैयार हो जाओ जंग के लिए। तभी हम देखते हैं कि इस बेल की वजह से सभी लोगों को तकलीफ होने लगती है और उनकी जंजीरें के अंदर से सीलिंग पावर निकल के उन्हें टॉर्चर करने लगती है। सबके सब जल्दी से जल्दी खड़े होकर के तुरंत उस जेल खाने के जस्ट दीवार के सामने आके खड़े हो जाते हैं। शियाओ अभी भी बैठा होता है। उसे बैठा हुआ देख के सीनियर ग्रैंडपा लाओ कहते हैं कि जल्दी उठ जाओ बच्चे, सब लाइन में खड़े हो जाओ। अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो वो बिना सोचे तुम्हारे ब्लड एसेंस से ही निकाल देंगे। और तभी हम देखते हैं कि सब लोग एक कतार में खड़े होकर के उस सोल्जर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी वो सोल्जर कहता है कि आज तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। आज तुम लोगों को ग्रेट दाओ पैलेस में जाकर के खुद को सर्व करना है, इसलिए चलो जल्दी चलो, पीछे रहने की हिम्मत मत करना। ये सुनते ही सीनियर लाओ शी हाउ से कहते हैं कि अच्छा हुआ, आज हमें फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर नहीं भेजा गया, बस मार खानी पड़ेगी, लेकिन कम से कम जान तो बच जाएगी। शी हाउ ये सारी ही बातें सुनकर काफी हैरान हो गया था। जहां दूसरे लोगों के लिए सिर्फ ट्रेनिंग होती थी, वहां इन फाइटर के लिए हर दिन जिंदा बचना ही सबसे बड़ी जीत थी। तभी वहां पे जियाओबिंग शियाओ से कहता है कि बिग ब्रदर, डरना मत। ग्रेट दाओ पैलेस में इतना ज्यादा दर्द नहीं होता है, और मैं जियाओबिंग, मुझे दर्द से भी बिल्कुल डर नहीं लगता है। इसलिए जब मैं दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो आप भी दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं। जियाओबिंग की बात को सुनते ही शी हाओ का दिल भर आया। इतनी छोटी सी उम्र और दर्द सहना इस बच्चे की आदत बन चुकी थी। ये सोचकर ही उसके अंदर का गुस्सा बढ़ गया था। शियाओ अब अंदर ही अंदर एकदम जल रहा होता है इन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। शियाओ उस बच्चे को, यानी कि जियाओबिंग को, उसके सर को सहलाते हुए, उसके साथ प्यार से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी ये सब लोग लिफ्ट के पास आ जाते हैं। शियाओ सबसे धीरे चल रहा था। तभी फौरन रालम का सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है कि ओए नए वाले, जल्दी चल। जब से तुम वॉर गॉड एकेडमी में आए हो, तब से तुम सिर्फ एक गुलाम हो, और अगर तुम्हारी वजह से वॉर गॉड की ट्रेनिंग में जरा सी भी देरी हुई, रत्ती बराबर भी, तो तुम्हें मरने के बाद कब्र तक नसीब नहीं होगी। इस बात को तो शी और शांति से सुन रहा था। वो अंदर ही अंदर एकदम जल रहा होता, उसकी आंखें एकदम शांत होती हैं, जैसे कि सुनामी आने से पहले की खामोशी। मगर इस बात को वो सोल्जर समझ नहीं पाता है। वो उसके बावजूद उस घंटी को बजाते हुए, शियाओ को टॉर्चर करते हुए, उसे बुरा भला बोलते हुए, उन सारे ही मासूम वॉरियर्स को टॉर्चर कर रहा था। उस छोटे से बच्चे की चेन को पकड़ के शियाओ की आंखों के सामने खींच रहा था। ग्रैंड पालाओ भी शियाओ से कहते हैं कि बच्चे, प्लीज देर मत करो, वरना इसका खामियाजा हम सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। और मुझे अफसोस तो सिर्फ जियाओ बेंग का है। वो ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो छोटा बच्चा है। मगर तभी वहां पे शियाओ का गुस्से का बांध टूट जाता है। वो अपने ऑरा को जैसे ही रिलीज करता है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म शेक करने लगता है। अपनी आंखों के सामने ऐसी टेरिफाइंग और खतरनाक पावर को देख करके उस सोल्जर की आंखें
एकदम फट जाती हैं। उसकी आंखों में साफ साफ हमें खौफ नजर आ रहा था। उसकी पुतलियां कस के हिलने लगती हैं शीहाओ के ऑरा को देख के। तभी शीहाओ बहुत ही तेजी से उसके बगल से गुजरता है। एक ठंडी हवा उस सोल्जर के दोनों ही गोटियों को छूते हुए निकलती है। उसके रोए रोए खड़े हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर एक वॉरियर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही शियाओ है। ये सोच सोच के ही उसकी पतलून गीली हो रही थी, उसके गोटे टाइट हो रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो सोल्जर कांपते हुए अब उस प्लेटफॉर्म को सीधा ऊपर की तरफ लेके जाने लगता है, थर्ड लेयर की ओर, जहाँ पे मौजूद था ग्रेट दाओ पैलेस। और वहीं पे जितने भी वॉरियर्स होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर आज उनके साथ क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो लेफ्ट थर्ड लेयर ग्रेट दाओ पैलेस के बाहर आती है। शियाओ अपने लोगों के साथ सीधा ही उस पैलेस के अंदर एंटर करता है, जो कि काफी विशाल था। ये जगह वॉर गॉड एकेडमी की सबसे खास ट्रेनिंग जगहों में से एक थी। यहाँ सिर्फ कल्टीवेशन नहीं सिखाई जाती थी, बल्कि दूसरों की जिंदगी को सीढ़ी बनाकर अपनी ताकत बढ़ाना भी सिखाया जाता था। और आज यहाँ पे खुद मौजूद था ची कुआंग, वॉर गॉड एकेडमी का सबसे शक्तिशाली टॉप डिसाइबल, अपने जूनियर को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी ची कुआंग कहता है कि हर इंसान की पोटेंशियल की एक अलग लिमिट होती है। वो बुक पढ़ते हुए सबको बता रहा था, किसी की लिमिट जल्दी आ जाती है और किसी की बहुत देर बाद। लेकिन असली वॉरियर वही होता है जो जिंदगी और मौत के बीच बार बार लड़कर अपनी हर लिमिट को तोड़ दे। और सिर्फ तभी इंसान के शरीर में छुपी हिडन ट्रेजर धीरे धीरे खुलना शुरू होते हैं, और तभी उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। ये सारी ही बातें जितने डिसाइबल थे जो कि वॉर गॉड बनने आए थे, वो सब नोट कर रहे थे। तभी चीक वांग अपनी पावर को अनलेश करके ग्रैंडपा लाओ को सीधा ही जकड़ लेता है, जो कि ठीक शियाओ के पीछे खड़े थे। उन्हें पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है और ठीक अपने सिंहासन के सामने उन्हें जमीन पे पटक के ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगता है। इस नज़ारे को देख के तो शियाओ भड़क चुका था। और वहीं पे चीकवान ने ठंडी आंखों के साथ इन सारे फाइटर्स की तरफ इशारा करते हुए ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे ये लोग इंसान नहीं, सिर्फ एक टूल हो। तभी वो कहता है कि सब ध्यान से देखो, जब इन कैदियों को, इन गुलामों का शरीर अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाता है, जब इनका मांस और हड्डियां और दर्द सह नहीं पाता, तब इनके शरीर के अंदर छुपी हुई सोर्स लाइट अपने आप बाहर निकलने लगती है। और सब कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा था। ग्रैंडपा लाओ को इतनी तकलीफ होती है कि उनके शरीर के अंदर से एक ब्लू डिवाइन रोशनी बाहर निकलती है, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी वहां पे चीकवांग आगे कहता है कि ये उनके शरीर की आखिरी बचाव की कोशिश होती है, और इसी को पोटेंशियल अवेकिंग का सबसे पहला स्टेज कहा जाता है। ये सब सुनते ही शीहाओ गुस्से में आकर के अपनी मुट्ठी को बांध लेता है। उसकी आंखों में साफ साफ हमें गुस्सा झलक रहा था। शीहाओ अब आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर जंजीरें उसे रोक देती हैं। तभी शीहाओ कहता है कि इनके लिए एक जिंदा इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। ये फाइटर को सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक देने वाली चीज समझते हैं। लेकिन चीक वांग बिना रुके अपनी क्लास जारी रखता है। वो अभी भी ग्रैंडपा लाओ को तड़पा रहा था और कहता है अपने डिसेबल से, याद रखना, जब एक एक कैदी को उसकी आखिरी हद तक ढकेल दिया जाता है, तो कभी कभी उसके अंदर से हैरान कर देने वाली पोटेंशियल फूट पड़ती है। अगर तुम ऐसे दुश्मन का सामना करोगे, तो वो जंग तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। इस चीज को देख के अब शियाओ आग बबूला होते हुए उन जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जंजीरें अब जमीन से जाके चिपक जाती हैं। इस चीज को देख करके जियाओबिंग शियाओ को पकड़ते हुए कहता है कि बिग ब्रदर शांत हो जाए, वरना ये लोग ग्रैंड पालाओ को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्लीज चुप हो जाइए, उन्हें कुछ नहीं होगा, बस ये लोग थोड़ी सी तकलीफ ही हमें देते हैं। ये सुन के शियाओ की आंखें भर आ जाती हैं और वो शांति से खड़ा हो जाता है, और वहीं पे ग्रैंड पलाओ जमीन पे पड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे चीक्विन के चेहरे पर जरा सी भी दया नहीं थी। उसकी आवाज पहले की ही तरह ठंडी और बेरहम थी। अभी वहां पे चीक वांग फिर से अपनी पावर को अनलेश करके जमीन पे पड़े हुए ग्रैंडपा लाओ को हवा में उठाता है और उन्हें टॉर्चर करते हुए उनकी हड्डियों को तोड़ने लगता है।
वो यहाँ पे अपने डिसेबल्स को दिखाना चाह रहा था कि आखिर इन 9 हेवन के कल्टीवेटर्स की लिमिट क्या होती है, इनकी पोटेंशियल क्या होती है। ये सारी बातें वो सारे डिसेबल्स अपनी अपनी बुक्स में लिख रहे थे। अपनी आंखों के सामने मौत का नज़ारा देख के उनकी आंखें कांप नहीं रही थी। वो लोग तो जैसे कि एकदम बेरहम हो चुके थे, निर्दयी हो चुके थे, जैसे कि इनके अंदर तो दिल था ही नहीं। तभी एक धमाका होता है और शियाओ की आंखों के सामने यहाँ पे आसमान से धीरे धीरे करके आप ग्रैंडपा लाओ की जो बॉडी होती है वो टूटने लगती है। वो अब अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। इस चीज को देख करके जियाओबिंग चिल्लाते हुए रोते हुए कहता है कि ग्रैंडपा लाओ, नहीं नहीं, ये क्या हो गया है, ये उनके साथ नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडपा लाओ जो कि जमीन पे पड़े थे, उनकी बॉडी से बेइंतहा खून निकल रहा था और वो बेचारे मारे गए थे। इस चीज को देख करके जियाओबिंग एकदम टूट चुका था। वो बेचारा जिसे अपना परिवार मानता था इस वॉर गॉड एकेडमी के अंदर, वो उसकी आंखों के सामने दम तोड़ चुके थे। यहाँ पे जियाओबिंग की आंखें एकदम नम हो चुकी थी, जैसे कि उसने अपने पिता, अपने ग्रैंडपा, अपनी माँ, सब कुछ को खो दिया हो। वो एकदम अपनी जगह पे स्थिर हो जाता है, जैसे कि उसके अंदर जान ही ना बची हो। आखिर एक बच्चा कितना दर्द बर्दाश्त कर सकता था, मगर यहाँ पे ची कुआंग वो तो और बेरहम था। अभी वो अपने डिसेबल से कहता है कि अगर तुम लोग सच में दाऊ के साथ एक कनेक्शन बना लेते हो और हेवन एंड अर्थ की ताकत को अपने कंट्रोल में ले आओ, तो ऐसे मामूली कैदी को एक ही पल में कुचल सकते हो। फिर उसने सभी डिसेबल्स को हुक्म दिया, तुम सभी डिसेबल यहाँ पे मौजूद एक एक कैदी को अपने साथ ले जाओ और खुद महसूस करो कि उनकी पोटेंशियल अवेकिंग असल में कैसे काम करती है। तुम सबको इसकी पूरी छूट है, जैसे चाहो अपने इस एक्सपेरिमेंट को तुम कर सकते हो और अपनी दाव की अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हो। जिस तरीके से मैंने तुम लोगों को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके बताया है, ठीक तुम लोग को भी ऐसा ही करना है। तो देर किस बात की, आगे बढ़ो। तभी सारे के सारे डिसेबल्स सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर, उन कैदी के ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी शियाओ जो कि किनारे खड़ा था, वो तुरंत जियाओबिंग के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। उन सारे ही कैदियों के सामने आके खड़ा हो जाता है, सीना तान करके कि आ जाओ बेटा, तुम सबको मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पापा जान, तुम्हारे दादा जान खड़े हुए हैं। मगर अभी फिलहाल के लिए तो ये डिसाइबल बिल्कुल अनजान थे कि आखिर उनके सामने असली वॉर गॉड या फिर कहें असली नरक का देवता खड़ा है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और 2 के लाइक को कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर मैं डिटेल में आप लोगों के लिए ऐसे ही एपिसोड अपलोड कर दूंगा, क्योंकि 2 एपिसोड सच में बाकी हैं जो कि इतने ही लंबे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेरी इस मेहनत को सही ढंग से नवाजेंगे और 500 से 1000 कमेंट और साथ में 2 की लाइक को कंप्लीट करके अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करके मेरे सब्सक्रिप्शंस को बढ़वाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।